अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सिंध हुकूमत ने लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार उजैर बलोच, फिशरमैन सोसाइटी के साबिक चेयरमैन निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं, मगर इन रिपोर्ट्स में पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम नहीं है। निसार मुराई की JIT में एक नाम है और वो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का, जो पीपल्स पार्टी से अलग हो चुके हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमात JDA के रहनुमा हैं। इसी तरह बल्दिया टाउन की रिपोर्ट में हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमाओं का नाम है, मगर अली जैदी उन रिपोर्ट्स के हवाले से दावे करते रहे कि उजैर बलोच और निसार मुराई की JIT रिपोर्ट्स में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से राबतों और ताल्लुक़ की तफसीलात हैं। अब अली जैदी ने कहा है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें तफसीलात बताएंगे, क्योंकि इस वक्त जो रिपोर्ट जारी की गई हैं वो एडिट की गई हैं। इससे पहले कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए अली जैदी ने दावा किया था कि उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल, यूसुफ बलोच और उवैस मुजफ्फर टप्पी का नाम है। ये दूसरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है उजैर जान बलोच की। इसकी रिपोर्ट में लिखा है मैं आपको मौका देता हूं, इनके रिस्पॉन्ड दोस्तों के नाम। ये JIT रिपोर्ट कह रही है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। फैमिली ऑफ एक्यूज्ड has been affiliated with Pakistan People's Party and remained part of PP Party since his childhood. आप पॉइंट अप करें प्लीज। In 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। अपनी माइक आप दे दे, मैं आपको माइक दे रहा हूँ। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, उजैर ये इसका माइक बंद करें साहब। आप अपने माइक आप नवीद कमर साहब आप रिस्पॉन्ड करें। मगर आज जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की है उसमें किसी सियासी शख्सियत का नाम नहीं। JIT के मुताबिक उजैर बलोच ने 198 कत्ल का एतराफ़ किया है। JIT ने अपनी फाइंडिंग देते हुए कहा है कि उजैर बलोच ने अपने साथियों के साथ कई पुलिस अफसरान और रेंजर्स अफसरान का कत्ल करवाया है। उजैर बलोच के पुलिस अफसरान के साथ ताल्लुकात भी थे और उन्होंने अपना असर-ओ-सुख इस्तेमाल करते हुए 2011 से 2012 तक कई SHOs को तैनात भी करवाया है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा उजैर बलोच ने एतराफ़ किया है कि वो भत्ताखोरी और जायदादों पर कब्जा करने में भी मुलविस रहा है, जिसकी रकम वो हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क भी भिजवाता रहा। JIT के मुताबिक उजैर बलोच ने एतराफ़ किया है कि वो बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा खरीदता रहा। 2009 में पुलिस के हाथों रहमान डकैत की हलाकत के बाद उसने बड़ी तादाद में असलहा अपने कारिंदों में तकसीम किया। JIT के मुताबिक उजैर बलोच की चाची, जो पाकिस्तान और ईरान दोनों की शहरी हैं, उन्होंने 1987 में उजैर बलोच के जाली सर्टिफिकेट्स बनाकर उजैर को अपने बेटे के तौर पर जाहिर किया और 2006 में लियारी में गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान उजैर बलोच ईरान चला गया और वहां उसने ईरानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हासिल किया। JIT के मुताबिक उजैर बलोच ने एतराफ़ किया है कि 2014 में जब वो ईरान के शहर चाबहार में रिहाइश पजीर था तो पाकिस्तान और ईरान के शहरी हाजी नासिर, जो तेहरान में सेटल्ड हैं, उन्होंने उजैर बलोच को मुस्तकिल तौर पर तेहरान शिफ्ट होने और एक बंगले में रहने की पेशकश की। JIT के मुताबिक हाजी नासिर ने उजैर बलोच को कहा कि उसके ईरानी इंटेलिजेंस अफसरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो उसके साथ एक मीटिंग भी करवा सकते हैं। JIT के मुताबिक उजैर बलोच की रजामंदी के बाद ईरानी इंटेलिजेंस अफसरान के साथ उसकी मुलाकात करवाई गई, जिसमें उजैर बलोच से अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और कराची की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से सवालात पूछे गए। JIT ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशात देते हुए कहा है कि उजैर बलोच के एतराफ़ के बाद मुख्तलिफ थानों में उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, मुलजिम को कानून के तहत दोबारा गिरफ्तार किया जाए और मुतल्लिका हुकाम के हवाले किया जाए। जासूसी के हवाले से मुलजिम का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाए, जबकि कुछ ऐसे जराइम भी हैं जिनमें मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। अब जो रिपोर्ट आज सिंध हुकूमत ने जारी की है उसके बारे में अली जैदी का दावा है कि वो एडिट की गई है और वो कल तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने भी उन्हें प्रोग्राम में दावत दी, मगर उन्होंने कहा कि कल वो प्रोग्राम में आएंगे, पहले कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उजैर बलोच ने आज जारी की गई रिपोर्ट में तो किसी सियासी शख्सियत का नाम नहीं लिया, मगर अप्रैल 2016 में उजैर बलोच ने मजिस्ट्रेट के सामने जो एतराफ़ी बयान दिया था उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम लिया था। उजैर बलोच ने खुद एतराफ़ किया कि सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर मैं उस वक्त के वज़ीर आला कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला और अपने खिलाफ मुकदमात और हेड मनी ख़त्म कराने का कहा। फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमात और हेड मनी ख़त्म की गई। 2013 के इंतख़ाबात में सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए मैं फरियाल तालपुर से राब्ते में था।
जिसने शाहजहां बलोच, जावेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच और सानी अनास को पार्टी टिकट मेरे कहने पर दिए। 2013 में कराची ऑपरेशन में तेजी के पेश नजर फरियाल तालपुर ने मुझे कादिर पटेल और सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए अपने घर डिफेंस बुलाया, जहां पर शर्जील मेमन और डॉक्टर निसार मुराई भी थे। वहां पर फरियाल तालपुर से कई मामलात पर बात हुई। फरियाल तालपुर ने मुझे जाती असलहा और गोला बारूद छुपाने को कहा और माली मामलात में शर्जील मेमन और निसार मुराई के हवाले करने की हिदायत की और इसके अलावा लियारी के मामलात यूसुफ बलोच और कादिर पटेल के हवाले करने की हिदायत की। साथ ही फरियाल तालपुर ने मुल्क से बाहर चले जाने को कहा, यानी कि ये मजिस्ट्रेट के आगे जो बयान दिया उसमें माली मामलात के हवाले से फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से उसने बात की, असलहे के हवाले से बात की, मुलाकात का जिक्र किया। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी उज़ैर बलोच के साथ राब्ते में रहे। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और सिंध के साबिक वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कई मौक़ों पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उन्होंने पीपल्स अमन कमेटी के लोगों को असलहे के लाइसेंस दिए। ऐलान करता हूं आज से इस प्लेटफॉर्म से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत में सिंध के अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आज से एक जैनी तंजीम है। जहां अमन कमेटी वाले का खून बहेगा वहां पीपल्स पार्टी का खून बहेगा। जहां पीपल्स पार्टी वाला कुर्बानी देगा उसके साथ अमन कमेटी वाला कुर्बानी देगा। मुझे कहते हैं 3 लाख लाइसेंस इशू किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। खुदा की कसम मुझे अगर आज दोबारा चांस मिले तो मैं 5 लाख लाइसेंस और गैरतमंद लोगों को जो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, इन दरंदे सिफत लोगों के खिलाफ मैं उनको दूंगा। जहां जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने असलहा लाइसेंस देने का एतराफ़ किया, वहीं उज़ैर बलोच और उसके साथी ज़फ़र बलोच ने इस बात का एतराफ़ किया कि असलहा उन्हें पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस यकीन दहानी के बाद दिया कि कराची में मुत्तहिदा से मुकाबला करना है और उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। उज़ैर बलोच और ज़फ़र बलोच ने लियारी गैंग वॉर को असलाहत दिए जाने का एतराफ़ किया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हुए। 2012 में जब पुलिस अफसर चौधरी असलम ने लियारी में ऑपरेशन किया तो 4 पुलिस वाले शहीद हुए। उस वक्त के वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस ऑपरेशन की ओनरशिप लेते कि लियारी से गैंग वॉर का खात्मा किया जाएगा और उसके बाद वहाँ से क्या असलहा पुलिस ने पकड़ा, सब कुछ होता रहा। पुलिस ने ऑपरेशन किया, फिर पुलिस ने असलहा दिखाया कि ये लियारी में सप्लाई हो रहा था। उज़ैर बलोच और ज़फ़र बलोच ने लियारी गैंग वॉर को असलहा दिए जाने का एतराफ़ किया, मगर 2012 में जब पुलिस अफसर चौधरी असलम ने लियारी में ऑपरेशन किया तो वहाँ से जो असलहा मिला इसका ज़ाहिर ये तसव्वुर भी मुश्किल नज़र आता था। ये असलहा है जो लियारी गैंग वॉर के लोगों ने इस्तेमाल भी ऐसा असलहा किया और पुलिस ने दावा किया कि उनके खिलाफ ये इस्तेमाल किया गया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा था। सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया, मगर बाद में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इस मुकाबले पर अफसोस का इजहार किया, उसके मारे जाने पर अफसोस का इजहार किया। 2012 के ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद मजबूत हो गया और वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के फैसलों पर असरअंदाज होने लगा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बाद भी पीपल्स पार्टी में उज़ैर बलोच के हामी मौजूद रहे। हालांकि 2012 का ऑपरेशन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बाद पीपल्स पार्टी ने ही किया, मगर बजाय इसके कि उज़ैर बलोच कमज़ोर होता मजबूत हो गया। 2013 के इंतखाबात में लियारी से पीपल्स पार्टी के टिकट उज़ैर बलोच ने दिए। उज़ैर ने जिन लोगों को टिकट दिए वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लियारी से मुंतखब तो हुए, लेकिन हल्फ उन्होंने उज़ैर बलोच की वफादारी का उठाया। वो कैंडिडेट जो इस कुरान शरीफ पे हल्फ उठाएंगे, हम इंशाल्लाह उनके लिए जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको भारी अक्सरियत से जितवाएं और इंशाल्लाह असेंबलियों में भी भिजवाएंगे। मैं सानिया नाज अलकाफी S109 की नामजद उम्मीदवार अपने अवाम के सामने खड़ी होकर मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ और ये अहद करती हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान का साथ दूंगी, उनके साथ रहूंगी और सरदार उज़ैर जान किसी भी जमात में शमूलियत करे तो मैं भी बगैर किसी इसके जमात में शमूलियत इख्तियार करूंगी। मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए अहद करता हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान के साथ रहूँगा और सरदार उज़ैर जान किसी भी जमात में शमूलियत करेंगे तो मैं बग़ैर किसी उज़र के इस जमात में शमूलियत इख्तियार करूँगा। अगर मैंने अपने अवाम के सामने लेने वाले इस हलफ की
कभी भी खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला का गजब मुझ पर नाजिल होगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं भी लियारी के साथ साथ आपके साथ ही चलूंगा, आप ही के हुकूम के लिए जंग लड़ूंगा और मैं भी सरदार उजैर जान के शाना बशाना काम करूंगा। इंतखाबात में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल ताजपुर और वज़ीर आला सिंध उस वक्त वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने उज़ैर बलोच के इशाइये में शिरकत की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 12 अप्रैल 2012 को उज़ैर बलोच के सर की कीमत जो कि 20 लाख मुकर्रर की थी, लेकिन इलेक्शन 2013 से 2 महीने पहले सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच के सर की कीमत भी वापस ले ली। उज़ैर बलोच जहाँ पीपल्स पार्टी की हिमायत करता था, वहाँ उसने कई बार सिक्योरिटी एहलकारों और फौज के हक में भी रैलियाँ निकाली। फिर उसके बाद जनवरी 2016 में सिक्योरिटी हुक्काम ने अचानक उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके खिलाफ मुकदमात चलने लगे। 11 अप्रैल 2017 को DGISPR ने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी तहवील में ले लिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास मालूमात की फराहमी का इल्ज़ाम है। फिर 3 साल तक फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना करने के बाद अचानक 2 महीने पहले उज़ैर बलोच को कराची की सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी को 4 साल हो गए हैं, उसके एतराफ़ी बयान को 3 साल हो गए हैं। वो 3 साल तक हिरासत में, अस्करी हुकाम की हिरासत में रहा। अब तक उसका केस कहाँ तक पहुँचा ये नहीं पता चल सका। इसी तरह अली ज़ैदी ने कौमी असम्बली में कहा था कि निसार मुराई की GIT के सफ़ा नंबर 5 में लिखा है कि उसकी तकरीरी फरियाल तालपुर ने कराई थी। स्पीकर साहब, ये देखें, ये मैंने नहीं बनाई, इसके लिए कोर्ट में मैं धक्के खा रहा हूं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इसको निकाल के रहूंगा। लेकिन स्पीकर साहब, ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है JIT रिपोर्ट, डॉक्टर निसार अहमद जान ऑल्सो नोन एज निसार मोराई, उसकी रिपोर्ट के पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है। मैंने नहीं लिखा स्पीकर साहब, MI, ISI, पुलिस, रेंजर्स, हर इदारे का साइन है। उस पर लिखा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फरियाल तालपुर, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. He fled from Karachi मैं आपको मौका on देता हूं। March 2016। और क्या लिखा है वाइंड अप करें, वाइंड अप करें स्पीकर साहब, वाइंड उसमें अप लिखा करें। है निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। मैं आपको मगर आज जो GIT सिंध हुकूमत ने जारी की है उसमें सिर्फ एक सियासी शख्सियत जुल्फिकार मिर्जा का नाम है, मगर इस रिपोर्ट पर रेंजर्स और MI के नुमाइंदों के दस्तखत नहीं हैं। बाकी जो नुमाइंदे हैं उनके दस्तखत ज़रूर नज़र आते हैं। ISI, IB, CID स्पेशल ब्रांच के दस्तखत इस पर ज़रूर मौजूद हैं। 5 सफ़ात की इस GIT में लिखा है कि मुल्ज़िम डॉक्टर निसार मुराई भत्ता वसूली और गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस था, जबकि डॉक्टर निसार मुराई ने एतराफ़ किया है कि उसने उज़ैर बलोच से मुलाकात की थी। GIT के मुताबिक 2010 में निसार मुराई ने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ उज़ैर बलोच से उसके घर लियारी में मुलाकात की थी और तीसरी दफ़ा भी वो उज़ैर बलोच से उसके घर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिदायत पर मिलने गए थे। GIT के मुताबिक निसार मुराई का सुल्तान कमर सिद्दीकी से 2003 और 4 के दरमियान राब्ता कायम हुआ, जिस वक्त सुल्तान कमर गाड़ी का शोरूम चलाते थे। और 2014 में जब निसार मुराई फिशिंग कॉरपोरेशन सोसाइटी के चेयरमैन बने तो उन्होंने सुल्तान कमर सिद्दीकी को पहले अपना डायरेक्टर और बाद में वाइस चेयरमैन तैनात किया। GIT के मुताबिक डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और निसार मुराई सुरजानी टाउन में ज़मीनों के कब्ज़ों में भी मुलव्विस रहा और निसार मुराई ने एतराफ़ किया है कि 2008 में वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की इंतखाबी मुहिम का भी हिस्सा रहा और वो भत्तों के पैसों से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को असलहा भी बतौर तोहफ़ा दिया करते थे। निसार मुराई को 11 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसका साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से करीबी ताल्लुक़ है। डॉक्टर निसार मुराई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ कत्ल के मुकदमों में भी शरीक मुल्ज़िम रहा। इसके अलावा उस पर ज़मीनों पर कब्जे, लूट मार, गैर कानूनी भर्तियों, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों से राब्तों के इल्ज़ाम लगाए गए। गिरफ्तारी के बाद फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन था और अब 4 सालों से गिरफ्तार है। इस हवाले से हम बात करेंगे सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी से। हम फिर बताते चलें, अली ज़ैदी साहब को हमने दावत दी, उन्होंने कहा कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ज्वाइन करेंगे। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर चैलेंज किया था अली ज़ैदी साहब ने, आप लोगों ने ये जारी ज़रूर कर दी हैं, मगर जो बातें उन्होंने कही थी वो नहीं है इनमें। सफ़ा नंबर 5 पर जो निसार मुराई का उन्होंने कहा वो इस रिपोर्ट में नहीं है। उज़ैर बलोच के हवाले से जो दावा किया नहीं है, मगर वो कह रहे हैं ये एडिट की हुई है। क्या 2 GITs हैं, एक आप लोगों ने जारी कर दी है, दूसरा जो सियासी कनेक्शन उज़ैर बलोच के हवाले से मामला थे वो आप लोगों ने रोक ली है।
आप लोगों ने इसको एडिट किया है, कुछ हिस्से हज़फ किए हैं? शाहज़ेब, अगर आपने JIT अभी आपके हाथ में होगी, यकीनन आपने पढ़ी भी पूरी होगी, उसके हर सफ़े पर तमाम लोगों के दस्तखत मौजूद हैं और हर सफ़े के ऊपर पेज नंबर डला हुआ है। तो 1 से लेके 35 नंबर तक पेजों का जो है जो तरतीब है वो अपनी जगह मौजूद है, हर सफ़े पे दस्तखत मौजूद है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसके अंदर कोई तब्दीली हुई हो, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये कोई आज कल या 10-15 दिन पहले या 2-4 महीने पहले सबमिट नहीं हुई है। ये JIT रिपोर्ट जिस वक्त मुकम्मल हुई थी उसी वक्त हुकूमत को, जो हमारा डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, उसको ये सबमिट कर दी गई थी। जिस दौरान सिंध हाई कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, अली जैदी साहब का जो केस था, उस दौरान भी अदालत के सामने मोहतरम जज साहिबान को एक सील्ड एनवेलप के अंदर ये JIT रिपोर्ट पेश की गई थी, उन्होंने पढ़ी भी थी। अब ये तो एक बड़ी बचकाना सी बात है कि आज कोई खड़े होकर कहे कि नहीं, वो जो मैं असेंबली के अंदर कह रहा था वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर दस्तखत सबके मौजूद है, हर पे दस्तखत मौजूद है, वो जो है वो झूठी है। तो इसका तो इलाज हमारे पास कुछ नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं तो कहने दें, जाके चैलेंज करें, साबित करें अपनी बात को दुरुस्त। अच्छा, एक जो अहम बात है वो ये, अब ज़ाहिर है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे उज़ैर बलोच का बयान है उसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो अली जैदी साहब कह रहे हैं। अब अली जैदी साहब ज़ाहिर है कल बताएंगे कि वो जो बातें कर रहे हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे वाली बयान की बातें कर रहे हैं या JIT की बातें कर रहे हैं, और उनके पास जो असल JIT है या नकल JIT है, जो भी है वो अली जैदी साहब रखेंगे। मगर ये नहीं समझ में आ रहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे उज़ैर बलोच वो सारी बातें कर रहा है जो अली जैदी साहब कह रहे हैं, मगर JIT में ये सारी बातें नहीं हैं, जिस पर ISI, IB, CID और स्पेशल ब्रांच के निसार मुराई वाली पर दस्तखत हैं, बाकी उज़ैर बलोच वाली पर सबके दस्तखत हैं। ये क्या मामला है? देखिए, जो 164 का स्टेटमेंट है उसकी भी फोटोकॉपी है, वो मैंने भी देखी है, शायद उसी की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी तक किसी शख्स के पास कोर्ट से कोई सर्टिफाइड कॉपी जिसने ली हो, और वो मैंने नहीं देखी, कम से कम। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या हैसियत, क्या वक़्त है, लेकिन कुछ वकीलों से जब मेरी बात हुई है तो उनका एक अपना मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है 164 के स्टेटमेंट के ऊपर, कि इस तरह का 164 का स्टेटमेंट होता नहीं है। शायद हर मुकदमे का अलग अलग कोई चीज़ बता रहे थे। अच्छा, अगर हम ये मान भी लें कि जी जो 164 का स्टेटमेंट है वो वाकई ठीक है, उसमें कादिर पटेल के मुतल्लिक कहा गया है, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। कादिर पटेल लंदन में थे जब रेंजर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और कादिर पटेल को नोटिस भेजा गया कि हम आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। वो लंदन से वापस आया और कादिर पटेल को तकरीबन 3-4 दिन तक रेंजर्स रोजाना सुबह से शाम तक इन्हीं इल्जामात पर इन्वेस्टिगेट करती रही, और उसके बाद वो क्लियर होके आज आपके सामने फिर रहा है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। इसी 164 के स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे और लोग हैं, उसमें वो पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिनके ऊपर इल्जाम था, अरशद पप्पू के साथ मिलकर उठाया, उसकी लाश जलाई, मोबाइल मिलाया, हर चीज़ उसके अंदर थी, और भी बहुत सारे लोग हैं। वो मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार हुए और आज वो तमाम के तमाम लोग अदालतों से जमानतों पर, या शायद कोई एक आधा बरी भी हो गया हो, जमानतों पर हैं और वो आज़ादी से फिर रहे हैं। अगर तो 164 का स्टेटमेंट इतना ही मुकद्दस है, इतना ही मुस्तनद है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर ठीक हैं, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि जो मिसालें मैंने आपको दी वो नहीं होनी चाहिए थी, लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था, छूटना नहीं चाहिए था। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इंतजार करना चाहिए। मुकदमात बहुत सारे लोगों की अदालतों में हैं और उस पर फैसला अदालत कर लेगी कि 164 का स्टेटमेंट आया दुरुस्त है भी कि नहीं है, और अगर है तो उसकी हैसियत क्या। मगर सईद अली साहब, इसमें नज़र आ रहा है कि निसार मुराई की जो JIT है उसमें सब कुछ डाला जा रहा है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के ऊपर, कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के उससे ताल्लुकात थे, चाहे असले की फरामी हो, चाहे पैसे के मामलात हों। उज़ैर बलोच की JIT में भी नज़र आ रहा है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे आसिफ अली जरदारी साहब के। ये हो नहीं सकता, और ज़ाहिर नज़र आता था कि वो कितने ताकतवर सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो डिसएग्री भी करते थे, बाकी किसी में कितनी हिम्मत होती थी डिसएग्रीमेंट करने की। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में सारे के सारे काम कर रहे थे, या असल में बतौर आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन के तौर पर ही, चाहे वो निसार मुराई के साथ डीलिंग हो, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलात हो बाद में, या फिर ये पीपल्स अमन कमेटी को, उज़ैर बलोच को, सबको हैंडल और डील करना हो, और MQM आपकी इत्तेहादी थी उनको कन्फ्रंट करना हो, ये सारे काम आसिफ जरदारी के कहने पर कर रहे थे। आपने सब उन पर डाल दिया, असल में तो जरदारी साहब ही के दोस्त थे। शायद पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर निसार मुराई जो हैं, उनको मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ ही देखा, और वो जब तक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर थे
डॉक्टर निसार मोराई उनके साथ रहे, उनके बहुत करीब थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो उनके जराये में शामिल थे कि नहीं थे, लेकिन उनके करीब जरूर थे, उनके साथ जरूर होते थे। तो अगर उनकी तरफ से ये आता है कि मैं जुल्फिकार मिर्जा के साथ उनसे मिला, तो मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा, जो बात दूसरी आपने कही, बिल्कुल ये तासुर बिल्कुल था और शायद है भी कि जुल्फिकार मिर्जा साहब जो हैं वो हमारी लीडरशिप के बहुत करीब रहे, और शायद इसी कुर्बत की बिना पर उनकी जो अहलिया थी वो स्पीकर भी बनी, ये खुद वजीर दाखिला भी बने, और ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी समझे जाते थे, और ये जो चाहते थे वो सब हो जाता था। अब अगर जो बात आप कह रहे हैं वो अगर दुरुस्त होती कि आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर उन्होंने सारे काम किए होते, तो फिर मैं नहीं समझता कि पार्टी उनसे इस तरह अपने आप को डिस्टेंस पे कर दी और उनको वजारत से हटाती। और फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है कि एक शख्स जब खड़े होकर कहे कि मेरे तन पे कपड़े भी आसिफ जरदारी के दिए, मैं फिर उसके बाद वो इस स्नैच पे चला जाए, जो अल्फाज भी मैं नहीं दोहरा सकता और शायद अपनी मीडिया पे भी आप ना चला सके, इस हद तक वो गया ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, बल्कि उनकी पूरी फैमिली और हमारी पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ एक मतलब एक्सट्रीम पे आदमी चला गया। तो ये बात इस बात को साबित करती है कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा जो कर रहे थे, पार्टी के अंदर उस पर रिजर्वेशंस थी और कोशिश की गई कि ये चीजें ना हो, लेकिन जब वो चीजें हाथ से बढ़ गई तो फिर ज़ाहिर है कि उनसे लाताल्लुकी करनी पड़ी। और वो जो मगर सिद्दीकी साहब, अगर जब जुल्फिकार मिर्जा से आप लोगों ने लाताल्लुकी की 2011 में सब होता है, तो 2012 में एक ऑपरेशन होता है। उस वक्त रहमान मलिक साहब बाकायदा तौर पर उसकी ओनरशिप लेते थे, असलम चौधरी साहब ने वो ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में पुलिस वाले शहीद भी होते हैं, पीपल्स पार्टी ने किया। मगर उसके बाद उस ऑपरेशन के बाद हेड मनी रखी जाती है उज़ैर बलोच के सर पर। वो हेड मनी फिर आप 2013 के इलेक्शन से पहले वापस लेते हैं, आपके नुमाइंदे उज़ैर बलोच के आगे हल्फ लेते हैं, और 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद कायम अली शाह साहब और फरियाल तालपुर साहिबा उज़ैर बलोच से मिलने जाती हैं। यानी कि जो ताल्लुक था, इसका मतलब है जो टूटा, उज़ैर पहले जुल्फिकार मिर्जा जरदारी साहब को रिप्रेजेंट करते थे, ताल्लुक टूटा, आप लोगों ने वो वापस कायम कर लिया। निसार मुराई 2014 में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस जीआईटी के मुताबिक 2014 में उन्हें चेयरमैन बनाया जाता है, डॉक्टर निसार मुराई को। जुल्फिकार मिर्जा तो हिस्ट्री हो गए थे, यानी कि जो ताल्लुक बना हुआ था जुल्फिकार मिर्जा बतौर फ्रंटमैन वो टूटा, तो फिर जरदारी साहब ने वो दोबारा बना लिया। ये अगर वो 2014 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही बने दोबारा। ये नहीं, एक तो देखें, मैंने जो बात निसार मुराई की कही थी, वो डॉक्टर साहब जो वजीर थे वो उनके साथ होते थे, लेकिन जब डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा पार्टी से अलग हो गए तो डॉक्टर निसार मुराई उनके साथ पार्टी से अलग नहीं हुए, वो उनके साथ मैं आपको डिस्टेंस कर लिया। अब जो दूसरी आपने बातें कही ना, मैं खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, मैं इन बहुत सारे इवेंट्स का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैं खुद यानी शायद हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे पता है, मैं सुनी सुनाई बातें। ये जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप भी हैं और निसार मुराई भी हैं जी, और फरियाल तालपुर साहिबा भी हैं और कायम अली शाह साहब भी हैं। ये नहीं, मैं ऐसा करता हूँ आपसे, मैं बताता हूँ आपसे। देखिए, जब ये वीडियो चली भी थी ना, तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा आपकी वीडियो है कि नहीं है, मैंने खुद आके कहा कि मैं भी इस दावत में मौजूद था और मैं वहाँ गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, हमारी पार्टी के जो एमपीएस और जो एमपीएस जीते थे, जो एमएलए बने थे, उनकी तरफ से दावत थी, और मुझे भी और हमारे दीगर कई पार्टी के जो एमपीएस एमएलए थे, जो लीडर्स थे, उनको उनकी तरफ से मदऊ किया गया था। अच्छा, दूसरी बात बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर उज़ैर बलोच के पास ही जाना हो तो मुझे बताइए कि ये मार्की लगा के कोई 400-600 लोगों का इज्तिमा करके, वीडियो कैमरे लगा के, फोटोग्राफर्स बुला के जाकर हमने उज़ैर बलोच की दावत खानी थी क्या? तो भाई वहां दावत एमपीएस की थी, वहां उज़ैर बलोच आया था, बिल्कुल था, लेकिन ना मैं उनकी तरफ से मदऊ किया गया था, ना फरियाल तालपुर साहब उनकी तरफ से मदऊ थी, ना कायम अली शाह साहब उनकी तरफ से मदऊ थे। मगर वो अलग बात है कि वो एमपीएस। अच्छा, आप में से किसी को नहीं पता था कि उज़ैर बलोच की लियारी में कितनी चलती है? मैं बहुत दफा इंटरव्यूज करने जाता था तो नजर आता था कि रिट असल में लियारी में किसकी है। आपको नहीं पता था कि जितने एमपीएस हैं जिनकी आप कह रहे दावत थी, असल में उन एमपीएस ने वफादारी का हल्फ लिया हुआ था उज़ैर बलोच से। उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने इनको टिकट दिलवाया था, तो और उज़ैर बलोच गिफ्ट देता हुआ नजर आ रहा है फरियाल तालपुर साहिबा को, और आपको लगा कि ये एमपीएस इतनी बड़ी दावत कर रहे थे, उज़ैर बलोच की दावत नहीं थी। नहीं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना, आपको आप कितना यकीन करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ कि मुझे उज़ैर बलोच ने इनवाइट नहीं किया था, वो दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, ये फैक्ट है, आप माने ना माने। जहां ओथ की बात है, वो मुझे याद है कि जब पहली मर्तबा ये वीडियो आपने ही अपने शो पे चलाई थी, और इत्तेफाक से मैं ही उसी शो में आया था आपके, याद है मुझे, और मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि इस ओथ की जब तक आपने वीडियो नहीं चलाई, हम में से पार्टी में किसी को नहीं पता था कि इस तरह का कोई ओथ उज़ैर बलोच को उन्होंने दिया है। लेकिन जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुई, जावेद नागौरी हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर था, उसको काबीना से निकाल दिया गया, काबीना से वजारत उससे वापस ले ली गई। अब उसके बाद देखने की जरूरत यह है कि जिन लोगों ने ओथ वहां दिया
उसके बाद ऐसे कई मौके आए कि वो उज़ैर बलोच की तरफ जाते या पार्टी की तरफ जाते, लेकिन हर मौके पर वो पार्टी के साथ खड़े रहे और उनके लिए मुश्किलात भी लियारी के अंदर पैदा हुई। तो अगर वो लोग जो हालात आप बता रहे हैं, रिट बिल्कुल वो थी, मैं बिल्कुल इसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन लियारी में जिन हालात में इलेक्शंस हुए थे, अगर उन हालात में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको उज़ैर बलोच तंग नहीं कर रहा और वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, तो इसको उज़ैर बलोच का कैंडिडेट नहीं कहना चाहिए। शाहजहां बलोच जो आज हमारी पार्टी में नहीं है, वो मेरे साथ यूसी नाजिम रहा है, वो दहशतगर्द बिल्कुल भी नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर है, पार्टी का आदमी था। जो जावेद नागौरी है वो बहुत ही पुराना, मुझसे भी ज्यादा सीनियर पार्टी के अंदर है, उसको ओहदे मुझसे पहले से रहे हैं, उसका भाई बाद में लियारी के अंदर शहीद हुआ है। सनिया नाज को मैं पहले नहीं जानता था, जाहिर है खातून थी, लियारी ने अगर पार्टी ने उसको टिकट दिया तो ये जब आपने मुझे उस दफा, क्योंकि ज़ाहिर ये वीडियो हमने ही अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी अब से कुछ साल पहले, और आपने उस वक्त भी ये बात की थी सनिया नाज के अलावा कि आप बाकी लोगों को जानते थे, सनिया नाज को नहीं जानते थे, मगर मतलब एक लिंक इस्टेब्लिश हो गया है कराची की सियासत में, जिसे अब एमक्यूएम खुद भी मानती है, एमक्यूएम पाकिस्तान, कि हाँ जी किलिंग होती थी, एमक्यूएम लंदन कराती थी, अल्ताफ हुसैन साहब वहाँ से ऑर्डर देते थे और कराची में लोग मारे जाते थे। ये बात तो पाकिस्तान की रियासत और ख़ुद एमक्यूएम तस्लीम करती है। ये जो दूसरे साइड की किलिंग है उसमें ऐसा लगता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि जी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को ज़ाती अनात था और प्रॉब्लम था एमक्यूएम से, इसलिए उन्होंने पीपल्स अमन कमेटी को मजबूत किया और इनको असलाह दिलाया और ये आपस में लड़ते थे। उस तरफ से जो लाशें गिराई गई हैं लियारी गैंग वॉर की तरफ से, वो सारा का सारा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का काम था, पीपल्स पार्टी की क़यादत का इसमें कोई हाथ नहीं था। ये हो सकता है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जितने करीब थे जरदारी साहब। मैं आपको देखें और अल्फाज में कोशिश करता हूँ ये बात समझाने की, मैं ये बात हल्फन कह सकता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के अंदर पैदा हुआ हूँ। कोई ये अगर कहे कि वो पीपल्स पार्टी से ज्यादा, मुझसे ज्यादा कोई जानता है, तो मैं नहीं समझता कोई दावा कर सकता है। पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी कभी ये पॉलिसी हमारी ना रही है, ना है और ना कभी होगी कि हम पॉलिटिकल लोगों को या अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाएं या हम किसी भी किस्म की कत्ल कारगरी के अंदर इन्वॉल्व हों। ये मुमकिन है, मैं हमेशा कहता हूँ ये मुमकिन है कि पार्टी के अंदर इंडिविजुअल्स मुमकिन है कि और मुख्तलिफ किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व हों, मुख्तलिफ किस्म के ये दहशतगर्दी के वाक़यात में कोई इंडिविजुअल जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी कभी भी अगर किसी को पता होगा ये कत्ल कारगरी कराता है, हमने कभी अपने आप को उसके साथ जोड़ा नहीं, हमने अपने आप को कोशिश की कि दूर करें। अगर जो कुछ उज़ैर बलोच कर रहा था या हुआ है, तो उसमें अगर मैं कह रहा हूँ, फिर अगर खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी ने कुछ कराया भी होगा, अगर बंदे मरवाए होंगे, अगर घरों पे कब्जे करवाए होंगे, अगर फैक्ट्रियों पे कब्जे कराए होंगे, तो राब्ता और ताल्लुक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के अलावा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि ये सारी चीजें आपको भी पता है, आपने लातादाद इंटरव्यूज किए हैं, उज़ैर बलोच के भी किए हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के भी किए हैं और लोगों के भी किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है। ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। ये जरूर कोताही है, गलती है कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि अमन अमान की सूरत कायम करे और ऐसे लोगों से लाताल्लुक रहे, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन हमने गलती से ही सही है कि ऐसे आदमी को बना दिया था वजीर जो उनसे रास्ते में था या सपोर्ट कर रहा था, तो जरूर उससे भी पूछा जाना चाहिए। सही साहब बहुत शुक्रिया, आप कह रहे हैं कि उनसे भी पूछा जाना चाहिए। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जीडीए का हिस्सा हैं और उनकी अहलिया इस वक्त फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और जीडीए तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा हैं और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा वज़ीर हैं। अब देखते हैं जब अली ज़रीर साहब के लिए सारी की सारी बातें करेंगे तो उसमें इस वाले पॉइंट को भी किस तरीके से एड्रेस करते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़े बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क की सियासत में -1 का मामला गर्म है, जो अब -3 और -160 -160 तक पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की -1 से मुतालिक असेंबली की तकरीर के बाद शेख रशीद ने -3 की बात कर दी, जबकि नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि अगर होगा तो -160 होगा। -1 की ये सारी बहस मुतालबात पूरे ना होने पर इत्तेहादी जमात BNP महंगल की हुकूमत से लेदगी, काफ लीग की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में शिरकत ना करने, इसके अलावा तनकीद करने और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद शुरू हुई। 28 जून को वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अरकान असेंबली और इत्तेहादियों को इशाइया दिया था, जिसमें काफ लीग और BNP महंगल ने शिरकत नहीं की थी। इस इशाइये से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि रोज़ सुबह खबर मिलती है, आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है। जबकि 30 जून को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असेंबली से खिताब में गैर मामूली तौर पर अपनी हुकूमत से मुताल्लिक फिर वजाहत की और कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत नहीं जाने वाली या हमारी कुर्सी बहुत मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता। अपोजिशन चाहती है कि मेरे ऊपर दबाव डालकर -1 करवा कर बच जाएं, लेकिन -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई नहीं छोड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा
जिस तरह कभी कोई कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। और देखो शेख रशीद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि -1 की बात आई तो -3 होगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद की और कहा कि ऑपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो बाज गुजरा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। सिस्टम लपेटना, ये गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गेंद हमारी कोर्ट में है कि हम कैसा डिलीवर कर पा सकते हैं। हम इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है और आज उन्होंने कहा है कि अगर होगा तो -160 होगा। जहाँ तक ये -1 -3 है, ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अफराद -1 -3 की बातें कर रहे हैं ये उनसे सवाल करें, क्योंकि ये -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं। -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। आज मुझ जैसे लोग जो हुकूमत की टर्म पूरी करने पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, 5 साल की टर्म पर यकीन रखते हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें खुद पार्टी के रहनुमा आकर बता रहे हैं। इत्तेहादी जमात BNP मैंगल हुकूमत से अलहदा हो चुकी है, काफली भी हुकूमत से नाराज है और काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आज एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने मीडिया के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की जानिब तवज्जो दिलाई है। चौधरी शुजात हुसैन ने खत में लिखा है कि इत्तेहादी जमात के सरबरा की हैसियत से मैं आपको खत लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप उसको तनकीद के पैराहे में नहीं लेंगे, बल्कि हुकूमत के सामने जो भी इस्लाह की बात की जाती है उसे तनकीद में नहीं लिया जाता। हुकूमत और मीडिया के दरमियान कुर्बत के बजाय ऐसे फासले पैदा करवाए जाते हैं जिसमें दूरियां पैदा करवाने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए इस सुतून का इस्तेहकाम होना भी ज़रूरी है। मीडिया से मुहाज़राई किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने खत में लिखा कि मैंने पहले भी रोजनामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक आपको आगाह किया था और अब चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करने पर आपको खत लिख रहा हूं। 24 न्यूज के खिलाफ हालिया कार्रवाई से इस तासुर को तकवीत मिल रही है कि रियासत के चौथे सुतून को निशाना बनाया जा रहा है। आइन में दिए गए इज़हार राय के आज़ादी के हक को सलब किया जा रहा है, जबकि वतन अजीज को पहले ही से कई तरह के बहरानों का सामना है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर FBR के चेयरमैन फिर बदल दिए गए। वज़ीर आज़म कहते थे मैं बहुत टैक्स इकट्ठा करूंगा, ये बार बार की तब्दीली के हवाले से उन्होंने एक मिसाल दी थी असेंबली में, पिछली तकरीर इधर देखिए। ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी, फख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर। 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं, PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर मैं, क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी। वज़ीर आज़म तजर्बे से बता रहे थे, उसके कुछ दिन बाद एक दफ़ा फिर FBR का चेयरमैन बदल दिया गया है, चेयरपर्सन बदल दी गई हैं। हालांकि
वज़ीर आज़म खुद ये कहते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब जो कुछ दूसरों ने कहा वो हमने आपको दिखाया, और वज़ीर आज़म की अपने तहत देखें, चीफ सेक्रेटरी बार बार पंजाब के बदलते हैं, IG पंजाब बार बार बदलते हैं, FBR के चेयरपर्सन बार बार बदले गए हैं। इस तरीके से कैसे मुल्क आगे चलेगा? खुद शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं नहीं है -1 के हामी, मगर ये मुल्क चल नहीं रहा है। देखिए फ्रेंकली इतना भी बड़ा क्राइसिस नहीं है जितना कि शाहिद खान अब्बासी साहब वगैरह जो बात है वो करते हैं। जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसमें अपने इश्यूज रहते हैं, ये इश्यूज हैं। मतलब इकोनॉमी का अगर है तो क्या इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी कैसी चल रही है, इस वक्त बरतानिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। लेकिन ये बात है कि जो फ्रेंकली इशू हमारा ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और PMLN की गवर्नमेंट से तो फ्रेंकली बहुत बेहतर गवर्नमेंट चल रही है, और फेडरल गवर्नमेंट का तो स्पेशली मैं समझता हूँ कि इनसे बहुत बेहतर चल रही है। बट प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि हमारे से एक्सपेक्टेशन जो लोगों की हैं वो हमारे इससे बहुत ज़्यादा है, और उनको भी मीट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब ये जो बात फॉर एग्जांपल आपने जो मिसालें दी हैं या बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आई हैं या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इसकी ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये कोई मतलब सिंपल उस तरह की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं गया NRTC हरिपुर में, तो PM साहब ने मुझे वापसी के ऊपर उनका जो कमेंट था वो ये था कि ये असल काम जो करने वाले हैं ना वो ये है, और हम रोजाना रूटीन में फंसे रहते हैं, रोजाना ये आ जाता है, इशू आ जाता है वो। तो मैं आपको बताऊं इस मुल्क में अगर आपको इस्लाहात की कोई बात कर सकते हैं, अगर आपको डिसेंट की बात कर सकते हैं, तो आप इमरान खान के अलावा किससे कर सकते हैं? अगर किसी का कोई कद है जिससे आप कोई बात कर, जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं, तो इमरान खान के अलावा आप किससे कर सकते हैं? ये जो बातें मैं करता रहता हूँ इधर उधर फ्रेंकली, ये अगर मैं ये इमरान खान ना हो और मैं किसी और पार्टी में हूँ तो मैं तो पार्टी से ही फारिग हो चुका हूँ। सो फ्रेंकली अगर कोई हम उम्मीद करते हैं कि आप ना पार्टी से फारिग हो ना वजारत से फारिग हो, और तहरीक इंसाफ में जो वजारतों का क्राइटेरिया है वो इस बात पर ना हो कि वज़ीर आज़म की तारीफ़ें कोई कितनी करता है, अपोजिशन की बुराइयां कोई कितनी करता है, और कोई वज़ीर आज़म पर तनकीद कितनी करता है। मगर आपने कहा दूसरों से तो बेहतर ही है। फैज़ल साहब मैं अगर आप ही से पूछ लूँ, अगर आप कहें कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरी थी, मगर सवाल ये हो कि शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार में किसकी हुकूमत बेहतर थी, तो आप क्या कह पाएंगे कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत बेहतर है? आपकी अपनी ख़राब कारकर्दगी आपके लिए मसला है, दूसरों को अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बन गई है। देखिए फ्रेंकली मेरे ख्याल में जो प्रोविंसेस हैं उनको साथ देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, और जिस तरीके से वो एक अपना विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें सभी को अपना हिस्सा जो है वो डालने की जरूरत है। लेकिन इसमें ये एक बात तो अगर आप ये कहें कि जी जो रिफॉर्म प्रोसेस जो आपने वादा किया था वो नहीं हुआ और मैं को नहीं 100% हो गया, तो मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर इस मुल्क में कोई रिफॉर्म्स का, इस्लाहात की या गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोई इनिशिएटिव को ले सकता है तो इमरान खान ले सकता है। सो आई विल स्टे विद इमरान खान, आई विल पुट माय होप्स ऑन इमरान खान। और जिस तरह से, और मेरा ख्याल है ये है कि फ्रेंकली कुछ इसमें रियलाइजेशन जो है वो है भी, और इसमें काफ़ी जो है वो सोच विचार जो है वो चल भी रही है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो चंद महीने हैं उनमें जो आपके बड़े तल्ख सवाल हैं उनके जवाब आपको अमली तौर पे मिलेंगे। तो जय साहब इस बात का एहसास है कि जो अप्रोच थी वज़ीर आज़म की खुद की बड़ी सिंपलिस्टिक थी। उन्हें लगता था कि मैं जब ईमानदार क़यादत आएगी तो लोग खुद ब खुद टैक्स देंगे, 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा हो जाएगा। वो नून लीग से भी कम टैक्स जमा किया। जैसे ही हम आएंगे तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बहुत सारा पैसा होगा हुकूमत के पास, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे डॉलर्स होंगे, हमारे पास ना डॉलर्स हैं ना पैसा है। तो ये जो बड़ी सिंपलिस्टिक सी अप्रोच थी उनकी, अब उन्हें एहसास हुआ है कि गवर्नेंस असल में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ब्यूरोक्रेसी की टीम बनानी पड़ती है, अपनी वजारतों की टीम बनानी पड़ती है, बार बार ब्यूरोक्रेसी बदल रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा, एक प्रॉपर टीम करके गवर्नेंस करनी पड़ती है मुल्क की। नहीं, ये बातें आपकी सही हैं। एक आपको टीम की, स्पेशली ब्यूरोक्रेटिक टीम जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो ही डिलीवरी जो है वो तो ब्यूरोक्रेसी ने करनी होती है। अगर ब्यूरोक्रेसी की टीम आपकी सही नहीं है और आप उसकी सिलेक्शन जो है वो उस तरह की नहीं है जो आपके विजन के मुताबिक चल सके, तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कुछ जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं
जो मैं अब भी फ्रेंकली बात करता हूँ, बात तो होती है कि मीडिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इसमें हमें पहले साल में ही हमें इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए था, और हमें चाहिए था कि हम इसकी प्राइवेटाइजेशन को जितनी जल्दी हम आगे ले जा सकते हैं उसकी तरफ हम लेके जाते। इसी तरह से कोई और फंडामेंटल डिसीजंस जो हैं वो शायद हमें जल्दी कर लेने चाहिए थे, लेकिन अभी भी खैर वक्त हाथ से नहीं गया, और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान ये फैसले जो हैं वो जल्द करेंगे। और ये जो आपने जिस तरीके से जिन इश्यूज की तरफ पॉइंट आउट किया है, मेरे ख्याल में कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब आल्सो हैज अ फुल आई वुड से के रियलाइजेशन ऑफ दैट, और वो सख्त फैसले करने की बिल्कुल उसमें पोजीशन में है और माइंड में। मतलब ये आपने आम बात की है, पहले साल में कुछ फैसले करने थे, मगर इसमें भी क्या सिर्फ फाइनेंस टीम पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है? वज़ीर आज़म का अपना विजन था कि मैं प्राइवेटाइज नहीं करूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं सरमाया पाकिस्तान के जरिए मुल्क चलाऊंगा, तो जिम्मेदारी उनकी अपनी नहीं है? देखिए फ्रैंकली ये मैं अगर इसके ऊपर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, मैं आपको एक बात का, तो मैं चूंकि मैं काफ़ी उनके साथ मेरा जो है वो जो वक्त मेरा गुजरा है और काफ़ी करीब गुजरा है, मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे एनालिस्ट हैं, और वो ना अपनी अगर आई वुड से कि उनका जो एक समझिए कि एक चीज़ों को एनालाइज करने का जो उनका एक है वो उनमें बिल्कुल है, और ये नहीं है कि वो इतने समझिए कि वो जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल फेस वैल्यू पे ले लेंगे और चीज़ों को नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उनके एनालिसिस जो हैं वो काफ़ी हद तक वो समझते हैं कि चीज़ें सही जा रही हैं या ख़राब जा रही हैं, और फिर वो कई चीज़ें जो हैं वो जब समझ लेते हैं कि ये चीज़ नहीं है, तो फिर वो सख्त फैसला करने से कभी नहीं घबराए। मतलब अगर वो सख्त फैसले करे भी, वो कहते हैं मैं माफियाओं से लड़ रहा हूं, मगर हर माफिया आपकी हुकूमत में ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। इतनी लंबे अरसे के लिए 80 रुपए से चीनी ऊपर कभी नहीं रही पाकिस्तान में, पेट्रोल महंगा हो जाता है, आटा वज़ीर आज़म कहते हैं कि किसी ने भी होर्डिंग की मैं नहीं छोड़ूंगा, लोग होर्डिंग करते हैं और फिर महंगा भी कर देते हैं, सारे माफिया भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन देना, उसके साथ नीचे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की टीमें, अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबों ने अलहदा इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मिनिस्ट्रीज ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलहदा करनी है, और ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है हमारा, वहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत ज़्यादा मसलन कंस्ट्रक्शन का पैकेज है, आप देखें इतनी देर हो गई है, इतना इम्प्लिसिस है प्राइम मिनिस्टर का उसके ऊपर, वो रोजाना कुछ ना कुछ जो है उसमें लाइन लिख के आ जाते हैं जी ये हो गया वो हो गया, नहीं लग सका। सो जब तक ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है और उसको जो आप समझिए कि जो ज़रूरत है उसको करने की, वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो है। मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन तो बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम और नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल सही सोचा हुआ है, और उनका एनालिसिस भी बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो इसके ऊपर भी अब काफ़ी जो है वो अब तैयार है उसको ठीक करने में। जी साहब, अब आप खुद क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, एक आज चौधरी शुजा हुसैन साहब ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसमें मीर शकील रहमान के हवाले से, और फिर अब चैनल 24 का जो लाइसेंस मनसूख किया गया है उस हवाले से सवाल उठाया गया है। तो इसमें मसला ये कि अगर किसी चैनल के लाइसेंस में मसला है, तो मगर नज़र आ रहा है कि जो टारगेटिंग है वो उन्हीं चैनल्स की हो रही है जो हुकूमत पर, वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं। आप तो खुद विक्टिम है इस बात के, आपने हेट स्पीच भुगती है, आपने नफरत आमेज़ मवाद किस तरह हो रहा है, चैनल्स के लाइसेंसेस में भी मसला है, मगर क्योंकि वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हैं तो उनके खिलाफ पैमरा कोई कार्रवाई नहीं करता, दूसरे चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक पूरा पैटर्न है जो चौधरी शुजा हुसैन साहब भी कह रहे हैं। देखिए जी, फ्रेंकली बात यह है कि अगर इसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, ये लाइसेंस इसके लिए दिया था और इसके लिए यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको ठीक कर देना चाहिए। आपका 950 के करीब 800 के करीब अगर लोग जो हैं उसमें मुलाजम हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो जाहिर है कि ये एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इस तरह से नहीं कर सकती कि लोगों को इस तरह से नौकरियां चली जाएं और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कोई एक्शन ही ना ले। सो इसको मेरी नज़र में जो एक इनका जो एक इशू है उसको रिजॉल्व होने चाहिए, और मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। किसी भी मीडिया ग्रुप से, किसी भी मीडिया चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, बट अगेन आई वुड से प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता, ये तो उनकी टीम ने करना है। और अब जो टीम है शिबली फराज और जनरल आसिम, अब इससे ज़्यादा तो प्रोफेशनल टीम जो है वो नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि वो ये इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे। वैसे साहब, आज आपने ट्वीट भी किया, आपका जो डिपार्टमेंट इस हवाले से काम कर रहा है, वेंटिलेटर सब लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्टेबल सरप्लस सबकी बड़ी ज़रूरत है। कितना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको लगता है आगे जाके किरदार हो सकता है और एक्सपोर्टेबल सरप्लस फिर पैदा हो सकता है?
ये शायद देखिए, हम 2.1 बिलियन डॉलर का जो मेडिकल इक्विपमेंट है और वो हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद 1 बिलियन डॉलर की हम सर्विस एग्रीमेंट्स करते हैं। अब ये जो असल में जो वेंटिलेटर हमने यहाँ पे बनाए हैं, इसका जो असल लीप फॉरवर्ड है वो ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है वो बनने जा रही है। सो हम यहाँ पे तो अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते, हम अपना थर्मामीटर भी खुद नहीं बनाते, हम अपनी ब्लड प्रेशर मशीन भी खुद नहीं बनाते, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन इसके नतीजे में हमारा जो एक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमने एक प्लान हमने एक्चुअली 2 प्लान शुरू किए हैं। एक प्लान हमारा ये है कि हम इसकी रिप्लेसमेंट कर सकें, जो हमारी इंपोर्ट है 1 बिलियन डॉलर हम 3 साल में उसको नीचे लाना चाहते हैं। इसी तरह से जो केमिकल्स हैं 2.3 बिलियन डॉलर के हम इंपोर्ट करते हैं, उनमें से बिलियन डॉलर के केमिकल्स हम बनाते हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं, हम उनको उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। सो हमारा जो इमीडिएट प्लान है 3 साल का, उसमें हम ये 2 बिलियन डॉलर की सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 2 अरब डॉलर की बड़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी अगर ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया, फौजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।